नमस्कार विद्यार्थियों, शुभ संध्या। विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर एक बहुत बड़ा धमाका मॉडल पेपर लेकर के ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर सिविल लाइन से हरे कृष्णा त्रिपाठी का एक मॉडल पेपर आप सबके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। आए हम सभी इस मॉडल पेपर से 100% अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस दृष्टि से इस मॉडल पेपर को हम आपके समक्ष हल करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये मॉडल प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी केवल प्रश्न पत्र के नाम से आता है और इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट होता है। इसमें विद्यार्थियों 2 खंड में पेपर बन गया। तो 2 खंड में जो पेपर बनता है, खंड क में आपके गद्य और काव्य, गद्य गरिमा और काव्यांजलि से रहता है, और खंड ख में व्याकरण और संस्कृत दिग्दर्शिका से रहता है। तो आप सभी दोनों पोर्शन को अच्छी तरह से व्यवस्थित करके उसको तैयारी में लग जाएं अभी से। अभी जो भी आपके पास से समय बचा है, इसी मॉडल के आधार पर पूरे शिद्दत के साथ तैयारी के साथ लग जाएं। ये मॉडल पेपर आपके इस परीक्षा को एक नया दिशा देगा और एक नए अंक के साथ आपको लेकर आएगा। आइए हम सभी देखते हैं। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है, मोहन राकेश रचनाकार हैं। मोहन राकेश, जैसा कि आप जानते हैं, ये नाटककार भी हैं, यात्रा वृत्तकार भी हैं, डायरी विधा के भी लेखक हैं। तो मोहन राकेश रचनाकार हैं। इस विकल्प में ये जो है, इसमें अ में है भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो आप यहां ये देखते होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास को बताया है, उसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग में बांटे हैं, और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो यहाँ मोहन राकेश जो है वो शुक्लोत्तर युग के हैं। शुक्लोत्तर युग के सफल नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। अगर इनका कहीं अगर पूछे कि एक नाटककार का नाम बताइए, तो मोहन राकेश का नाटककार का नाम आप लिख सकते हैं। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, और द्विवेदी युग में नाटक का विकास नहीं हुआ, कहानी शुरू हुआ, और छायावाद में जयशंकर प्रसाद नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, और शुक्लोत्तर युग में मोहन राकेश जाने जाते हैं। इसलिए आप ये जाने कि ये मोहन राकेश जो रचनाकार हैं, ये शुक्लोत्तर युग के हैं। जो नाटककार भारतेंदु युग, छायावाद युग और शुक्लोत्तर युग, ये दोनों में, तीनों में मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है, द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो क्वेश्चन है, कभी कभी ये पूछता है, अधिकतर हम मूल्यांकन करते समय पाए हैं कि लोगों की गलती मिलती है। तो ये आप ध्यान दें, क्योंकि ये सिलेबस में होते हुए भी इतिहास में ये पाठ में नहीं रहता, इसलिए लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वह शिक्षण के समय, पढ़ने समय उसमें ध्यान में नहीं आता। तो दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है राय कृष्णदास, जिन्होंने पागल पथिक लिखा है। राय कृष्णदास द्विवेदी युग के लेखक हैं। उसके बाद आप आगे आएंगे तो ये देखेंगे कि अगला आपका जो है वो है राय कृष्ण दास। तीसरा प्रश्न है जो ग नंबर में, 4 चंद्रलेख की विधा है। जी हाँ, 4 चंद्रलेख, ये याद करने का एक तरीका है, विधा कैसे याद होगा। ये 4 चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उपन्यास विधा है। अब ये कैसे याद रहेगा आपको, यह विधा कैसे याद रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। यह विधा कैसे याद रहेगा, इसके लिए आपको जानना है कि हम कैसे जान सकें। तो इसके लिए एक हमने सूत्र बताया विद्यार्थियों पढ़ाते समय, बचपन याद रखिए। बचपन, तो बचपन क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 उपन्यास हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, 4 चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। अगर ये 4 वर्ण के शब्द बचपन याद रख लेंगे तो 4 चंद्रलेख की विधा आपको याद रहेगा कि उपन्यास विधा है। तो ये बचपन से आपको याद रहेगा कि इनके 4 उपन्यास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 उपन्यास हैं, बचपन, बाण भट्ट की आत्मकथा, 4 चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। जी हाँ, समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो इसमें यह मिलता है
कि मेरे प्यारे साथियों, ये आप देखेंगे कि अगला है आपका जो बताने जा रहे हैं, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक हैं। बाला बोधन, जी हाँ, बाला बोधनी पत्रिका ये कई वर्ष पूछ चुका है। ये नए है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है, लेकिन भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिका अधिकतर आप कब वचन सुधा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये तीन आप खूब जानते हैं। लेकिन बाला बोधनी पत्रिका ये स्त्रियों के नारी उत्थान के लिए बाला बोधनी पत्रिका भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा। ये आपका जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किया। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और कवि वचन सुधा। अगला है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। इसको आप अगर आप देखेंगे तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है कवि वचन सुधा, गोरा बादल की कथा, कामायनी, चिदंबरा। तो इसमें जो आपको ये रंग दिखाई देता है वो है गोरा बादल की कथा। अगर इसके स्थान पर चंद छंद वर्णन की महिमा होता तो उसको भी हम मान लेते। चंद छंद वर्णन की महिमा गोरा बादल की कथा जटमल की है और चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग का है। दोनों खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। खड़ी बोली गद्य की आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक को मानते हैं, एक को डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। आपके विकल्प में जैसा क्वेश्चन दिया हो, ऐसा आप ऑप्शन दिया हो, उसका चूज करेंगे आप। अगला दूसरा क्वेश्चन देखें विद्यार्थियों, समझ में तो आता होगा। ये 5 नंबर के प्रश्न अगर आपने टिक मार के ऐसे लिखा सुंदर स्वच्छ लेख में तो निश्चित रूप से 5 के 5 अंक आपको मिलते हैं। इसमें बट लेकिन कुछ नहीं होता है, जितने क्वेश्चन हैं उतने नंबर आपको मिलते चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न जो काव्य पर आधारित है, ऊपर के जो आप पढ़े वो गद्य पर आधारित था। तो यहां है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि नहीं है। आपको ध्यान होगा भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्त शाखा और सगुण भक्त शाखा। जो निर्गुण भक्त शाखा है उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को हम संत काव्य परंपरा और प्रेमाश्रयी को हम सूफी का परंपरा के नाम से जानते हैं। यह नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। अगर कभी पूछ लिया तो ज्ञानाश्रयी शाखा का काव्य धारा के कवि नहीं है। जी हाँ, आपको यह ध्यान देना है नहीं है। अगर आप झटके में पढ़ लिए ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं तो आप कबीरदास तुरंत लगा देंगे, क्योंकि कबीर बराबर पढ़ते हैं, मलुकदास रैदास नहीं पढ़ते, नहीं जानते। अब ये पूछ रहा है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो नंददास ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो है अष्टछाप के कवियों में आते हैं। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने किया था, उन्हीं में से 8 कवि हैं, उन कवियों में से इनका नाम आता है। आगे ध्यान दें, कामायनी। जयशंकर प्रसाद एक सफल नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार। ऐसे ज्वाजल्यमान वाराणसी के रहने वाले जयशंकर प्रसाद ने कामायनी जैसे महाकाव्य को लिख करके पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। कामायनी महाकाव्य लिखने के बाद, तुलसी के बाद अगर कोई महाकाव्य लिखा तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा। आज तक किसी ने ऐसा महाकाव्य नहीं लिखा। तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या, हाँ ये आप समझ सकते हैं कि सर्ग क्या होता है। प्रत्येक महाकाव्य में सर्ग होता है। सर्गबंधो महाकाव्यम त्रैको नायक, महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। इसमें जो है 15 सर्ग हैं, महाभारत में 18 सर्ग हैं। अगर इसमें कहीं विकल्प 18 दे देगा तो भूल के आप 18 न लगाइएगा। तो आपका ये जो विकल्प है ये 15 सर्ग है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 कामायनी महाकाव्य है। आगे आप देखेंगे रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। देखिए ये जो रीतिकाल क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो जो रीतिकाल है, रीतिकाल को अन्य नाम से क्या क्या जानते हैं? रीतिकाल को अलंकृत काल, श्रृंगार काल, अधःपतन काल और कला काल। तो श्रृंगार काल नाम किसने दिया, अधःपतन काल नाम किसने दिया और अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को रीतिकाल अगर पूछता तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल होते। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। तो जी हाँ, सुन लेंगे, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये अलंकृत काल रहा होता तो मिश्र बंधु होते।
और अधःपतन काल होता है और कला काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्रिय मित्रों, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। ये जो है हिंदी साहित्य के और राष्ट्र कवि, हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य है। यहाँ भारत भारती क्या है? भारत भारती। भारत भारती रचना राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर के इन्होंने लिखा था। इनके इस रचना से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये आप नई बात सुने होंगे मेरे प्यारे मित्रों कि इनको जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दिया। क्यों दिया? इसी भारत भारती रचना पर दिया। भारत भारती रचना पर ही इन्हें जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दिया। तो हमारे ये जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है, इनकी पहली रचना भारत भारती, इन्होंने ही साकेत महाकाव्य लिखा है। आगे देखें नेक्स्ट, पांचवा आपका ये है पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। सुमित्रानंदन पंत भी मैथिली शरण गुप्त से कम नहीं थे, जयशंकर प्रसाद भी कम नहीं थे, क्योंकि ये सब छायावाद के चार स्तंभ हैं। छायावाद के चार स्तंभ में जाने जाते हैं प्रसाद पंत, निराला वर्मा। तो ये जो पंत जी की रचना है, पंत जी की प्रगतिवादी रचना, क्योंकि ये छायावाद तो प्रगतिवाद दोनों में लिखे जाते हैं। कभी अगर ये पूछ दिया जो है छायावाद किस युग के कवि हैं, तो छायावाद विकल्प में है, छायावाद लगाइए। छायावाद नहीं तो इनको प्रगतिवाद में लगाइए, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाएं छायावाद प्रगतिवाद दोनों में लिखा। तो जो यहाँ युगांत इन्होंने प्रगतिवाद में लिखा, युगांत रचना इनकी जो है प्रगतिवादी रचनाएं हैं। हाँ, महात्मा गांधी से मिलने के बाद, महात्मा गांधी से के जीवन से प्रभावित होकर के इन्होंने युगांत और युगपथ ये जो रचना है इन्होंने लिखा। लेकिन एक बार इनकी मुलाकात महर्षि अरविंद से हुई। महर्षि अरविंद से होने के बाद इन्होंने क्या किया? महर्षि अरविंद से मिलने के बाद इन्होंने स्वर्ण धूल और स्वर्ण किरण लिखा। क्या लिखा? स्वर्ण धूल और स्वर्ण किरण। बहरहाल आपको यहां जो पूछा गया है पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है, वह है युगांत, तो जो कि छायावाद के चार स्तंभों में गिने जाते हैं और इन्हें प्रकृतकाश्य कुमार कवि, सुंदरम कवि और चितेरे कवि कहा जाता है। तीसरा प्रश्न जो आपके सामने है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वह यह है, इसको जरा आप ध्यान देंगे, वह यह है कि अभी तक आपने जो पढ़ा वो 10 नंबर का क्वेश्चन था। आपका यह 10 नंबर अगर एक भी नहीं गलत हुआ, यह मेरा दावा है, यह ज्वाला देवी से हरे कृष्णा का दावा है कि आपका अगर व्याकरण और इतिहास का क्वेश्चन एक भी न गलत हुआ तो 100% नंबर आपको मिलेगा। ये तो 100% है। तो ये आपने 10 प्रश्न अगर नहीं गलत किए ऊपर के एक नंबर, तो आपका प्लस ही चलेगा और एग्जामिनर का मूड आपके प्रति सकारात्मक रहेगा। इसलिए अभी से लग जाइए, चूकिए नहीं, इस धमाके को आप छोड़िए नहीं, जितना अधिक से अधिक हो उसे शेयर करिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए, अंत में आपको ऐसे तरीके बताएंगे कि जो आप पढ़ करके आप 100% हासिल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आप इसको बड़े गहराई से पढ़िए। ये क्या है देखें, जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन जीवन भी अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान अनेक घाटों का है। तो मेरे विद्यार्थियों जरा इसको ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका तीसरा क्वेश्चन है यह गद्य गरिमा से आता है। आपके सिलेबस में 3 पाठ महत्वपूर्ण हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा आधुनिकता, जिसमें ये जो दिया गया है आप इसको पकड़ लें कि किस पाठ का है, छोड़े ना, इसको पकड़े। तो जन का प्रवाह अनंत है, तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जन का प्रवाह अनंत है सहस्रों वर्षों से, तो आप कैसे देखेंगे, क्वेश्चन से ही पकड़ लेते हैं कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया। तो यह जो है राष्ट्र का स्वरूप किसका है, यह जो क्वेश्चन है इसमें जो बताया गया वह ये बताया गया कि राष्ट्र का स्वरूप। ये जो है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य गरिमा, हिंदी के गद्य गरिमा खंड में संकलित क्या है, राष्ट्र का स्वरूप
सीधे न लिखिएगा, आप लिखिएगा पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह में संग्रहित राष्ट्र का स्वरूप निबंध संग्रह से लिया गया है। इसके लेखक निबंधकार सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कहते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। जो लोग हैं, जन है, इनकी धारा कई वर्षों से निरंतर बहती चली आ रही है। कई वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य स्थापित किया है, प्राप्त किया है। जब से ये आकाश सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब से इस जन का प्रवाह भूमि के साथ, राष्ट्रीय जन के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। कहते हैं तब तक राष्ट्रीय जन जीवन भी अमर रहेगा। यह राष्ट्रीय जन, यह भारतीय जन तब तक अमर रहेगा जब तक कि संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह बहती रहेगी। उसी तरह से यह राष्ट्र निरंतर बहता रहेगा, क्योंकि आप जानते होंगे राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बना है, भू जन संस्कृत। अगर भूमि है और भूमि पर रहने वाले लोग नहीं है तो रेगिस्तान दिखेगा। भूमि है और जन नहीं है, जन है और भूमि उबड़ खाबड़ है तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। भूमि है, जन भी है और लोग नहीं है। भूजन और संस्कृति अगर उनमें सभ्यता नहीं है तो वह एक राष्ट्र अच्छा नहीं कहा जाता। एक पूर्ण राष्ट्र की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब भूजन और संस्कृति तीनों अच्छी हो, सुदृढ़ हो, तो जिसमें कर्म श्रम के द्वारा उत्थान अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, इसी को हम राष्ट्र का स्वरूप कहते हैं। जन के प्रवाह से क्या तात्पर्य है? जन का प्रवाह का क्या अर्थ है? जन का प्रवाह अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। वह निरंतर अबाध गति से बहती रहती है। ये 2 नंबर के प्रश्न है, 2 नंबर आपके सम्मुख रखा गया है। ये 2 हो गया। चौथा है आपका राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस लाइन को गहराई से डीपली से पढ़िए कि यह जो है रश्मियां, जब सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भरती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन जीवन भी अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी की प्रवाह की तरह, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान अनेक घाटों का निर्माण करती हैं। तो राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? जब राष्ट्रीय जन किसके साथ? ये देखिए, भूमि के साथ। राष्ट्रीय जन किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? तो भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। और क्या है? जन का सततवाही जीवन किस तरह है? जन का जीवनवाही सतत नदी के प्रवाह की तरह है। ये आपका यहां से उत्तर 2 नंबर का मिल जाएगा। तो ये 2 नंबर का जो हमने बताया कि जन के प्रवाह से क्या है? जन का प्रवाह अनंत होता है। जन के प्रवाह से क्या तात्पर्य? राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है? भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। राष्ट्र जन का सततवाही जीवन किस तरह का है? नदी के प्रवाह की तरह है, अबाध रूप से चलने वाला है। तो 2 नंबर आपको मिल गया। तो इतना बस यही उत्तर आपका है। उसके बाद आप व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आगे देखें आप। अब हम ये चलते हैं, ये हम देखते हैं कि जो इसमें बताया गया, अथवा भाषा स्वयं संस्कृति की अटूट अंग है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आप देखते हो जैसा कि भाषा से ही समझ में आ जा रहा है कि यह भाषा और आधुनिकता का है। तो भाषा संस्कृत का अटूट अंग है। एक प्रश्न पूछता है, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक किस बात पर बल दिया है? लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि हमें अपनी संस्कृति से कभी इतर नहीं होना चाहिए, हमें अपनी भाषा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अपने भाषा पर गर्व करना चाहिए। वही हमारी संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। और क्या कहते हैं कि भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है। कहते हैं किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? किसकी गति? विज्ञान की गति के साथ, यानी भाषा की गति। ये देखिए, उसकी गति माने कहते हैं भाषा की गति। किसकी गति भैया? भाषा की गति। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है ना, तो ये भाषा की गति कहते हैं। भाषा की गति विज्ञान का प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। यहाँ ये लिख सकते हैं भाषा की गति। बस एक शब्द का ही उत्तर देखने को मिलेगा। संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है? यहाँ लिख सकते हैं भाषा।
यहाँ भाषा दिखा देंगे। लेकिन आप इसको जान करके, संस्कृति का एक अंग भाषा है, रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर सकते हैं इसको पढ़ करके। जैसे दिया है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों के शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं का व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। हमें पुरानी घिसी पिटी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें नए नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सीढ़ी लगाना, ग्लास, ये सब अब छोड़ करके लिफ्ट, कल्टीवेटर, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण आज अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचल हमारे जीवन में, हमारे ये शैक्षिक जीवन में ये सब दिखाई देता है। अब आप देखेंगे पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। जी हाँ, ये जो पाठ है, ये पाठ क्या है? यह पाठ भाषा की आधुनिकता। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। देखिए आपने 10 के 10 नंबर गेन कर लिया। अरे आपने तो सारे प्रश्न करके सारे नंबर को लूट लेने वाले बन जाएंगे। अगला है, यहां आप देखेंगे, अगला ये देखेंगे, आपको ये बता देना चाहेंगे कि अगला है क्या? अगला है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए अब हम काव्यांजलि में प्रवेश करते हैं। सूख जाती है मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको शाम के ला गिराना, या सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो। मेरा होना यति मलिन और सूखते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। जरा आप ध्यान देंगे, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पाठ का नाम है पवन दूतिका। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप संदर्भ भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि नामक पुस्तक में संग्रहित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास में संग्रहित पवन दूतिका से लिया गया है। इसके कवि आधुनिक खड़ी बोली के सूरदास, आधुनिक हिंदी साहित्य के सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये आपका पाठ का नाम हो गया। अब कहते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, जो नीचे दिया गया है, धीरे धीरे संभल कर रखना और उन्हें यह बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। कहती हैं, यहाँ जो है राधिका जी पवन दूती से संदेश भेजती हैं। कहती हैं, राधा ये रेखांकित अंश धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यह बताना। तो प्यारे कहते हैं, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, कोई नया वृक्ष हो, कोई नया यौवन रूपी वृक्ष हो, उसके पत्ते, कोई पत्ता नवल तरुका पीत हो, पतझड़ के समय पीला हो जाने के कारण वो गिर पड़ता है। तो कोई पीला पत्ता, नए वृक्ष का पीला पत्ता अगर आपको मार्ग में दिखाई दे, पवन दूतिका कौन है? वायु को ही पवन दूती कहा गया है। तो प्यारे के दृग युगल के सामने, यानी भगवान कृष्ण जहां बैठे होंगे सिंहासन पर, उनके नेत्रों के सामने ले जाकर के रख दोगी, तो ले जाने पर उन्हें याद आएगा कि यह पीला पत्ता मेरे सामने आ गया। तो शायद उन्हें इस बात का बोध होगा, किसी तरह से राधिका भी मेरे वियोग में पीली पड़ गई होंगी, वो भी इसी तरह से युवती नई होने, जैसे यह नवल तरु है, वैसे राधिका भी नई होते हुए भी उनके चेहरे, उनके शरीर वियोग के कारण पीले पड़ गए होंगे। आगे कहते हैं, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यह बताना। धीरे धीरे संभल करके उनके सामने इस तरह से रखना, इतने वेग से न ले जाना कि उड़ जाए। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यह बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। यानी यह पीला होना, वह एक जिसका पति परदेश चला गया है उसका यह प्रतीक है। जिसका पति अगर परदेश चला गया हो, जिसके कारण वह नायिका पीली पड़ जाती है, वही कहते हैं पीला होना प्रबल दुख, मेरे प्रबल दुख का कारण है, वियोग का कारण है प्रोसिता सा हमारा। जो पति के वियोग में पड़ी रहती हैं, उसी तरह से उसी के कारण उनका मुखमंडल पीला पड़ गया हो। आगे क्या है? राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं?
राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को उनके युगल चरणों में ले जाकर के डाल देने के लिए कहती हैं, है ना। इसमें दिया होगा कि पांव के निकट उसको शाम के ला गिराना, सूखी जाती मलिन लता जो सूखी पत्ती होगी उसे ले जाकर के उनके चरणों के पास रख देना। ये आपका 2 नंबर को हो गया। सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं कि इस लता की तरह, इस पत्ते की तरह भगवान कृष्ण के वियोग में राधा भी जो है वह निर्बल हो गई है, छीड़ हो गई है। अगर यह लतिका, दुबली पतली लतिका एकदम जर्जर उनके चरणों के सामने पड़ेगा तो उन्हें शायद है कि मेरी उन्हें याद आएगी, क्योंकि वो सांसारिक रक्षा के लिए, क्योंकि वो जो है सबकी रक्षा में भूल गए होंगे मुझे, इसलिए वो याद कराने के लिए उनको भेजती हैं। पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से अभिप्राय यह है कि जैसे यह पत्ता नवल तर से अलग होकर के वह जो है पीला पड़ने के कारण अलग हो गया है, उसी तरह से मुझे आपसे अलग हो जाने के कारण मेरा जीवन निरर्थक और मेरा शरीर पीला पड़ गया है, ये कहना चाहती हैं। तो यहाँ आपका जो है ये 10 नंबर का या हो गया। 10 नंबर का मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अगर जिस तरह से शाब्दिक अर्थों में लिख देंगे तो आपका टोटल ना शीर्षक गलत ना हो, कवि का नाम गलत ना हो, जितना अधिक उनके सामने विशेषण लगा सकते हैं आप लगा सकते हैं। 100% इस 10 नंबर को आपको मिलने का पूरा दावा है। दुख की पिछली रजनी बीच अथवा में आता है, चाहे ऊपर का करिए चाहे नीचे का करिए। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। जी हाँ, जरा आप ध्यान दीजिए। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य, साहित्य रूपी विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी जैसे महाकाव्य को लिख करके जयशंकर प्रसाद इस साहित्य में अमर हो गए, वैसी महाकाव्य आज तक किसी ने लिखा नहीं है। उन्हीं से उन्होंने जो 15 सर्ग में अपने काव्य को लिखा, उसमें एक सर्ग है श्रद्धा सर्ग, श्रद्धा सर्ग, और उनका अंतिम सर्ग है आनंद सर्ग, जो कि आपके प्रश्नों में अभी हमने बताया कितने सर्ग होते हैं, उसी श्रद्धा सर्ग से यह लिया गया है। तो श्रद्धा शीर्षक से लिया गया है। अभी आप उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे संदर्भ लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि खंड में संकलित, हिंदी के काव्यांजलि खंड में संकलित कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा नामक शीर्षक में, कामायनी महाकाव्य में संग्रहित और श्रद्धा शीर्षक से लिया गया है। और इसके रचयिता छायावाद के 4 स्तंभ, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये आप इस तरह से लिख करके काली पेन से कवि के नाम के आगे और पाठ के नाम के आगे आप अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। मनुष्य के जीवन में यानी दुख की पिछली रात्रि में यानी क्या होता है? बाद। रजनी माने रात्रि, दुख की पिछली रात्रि में के बाद सुख का नया सवेरा विकसित होता है। मनुष्य के दुख रूपी पिछली रात्रि के बाद सुख का नया सवेरा विकसित होता है। मनुष्य एक पर्दे के झीने के नील के छिपाए रहता अपना वह सुख। तो यहां ये पूछा कि रेखांकित अंश बस इतने कहा कि यह दुख की पिछली रात्रि के बीच मनुष्य के सुख का नया विकास होता है, ये बता रहा है। उसके बाद रजनी किसका प्रतीक है? रजनी दुख का प्रतीक है, यानी रात्रि, दुख रूपी रात्रि का। यहां कहा है रजनी किसका प्रतीक है? तो रजनी जो है वह रात्रि का प्रतीक है। रजनी क्या कहते हैं? ये देखिए आपको हम बता दें, यहां रजनी रात्रि का प्रतीक है। रजनी जो है वह दुख का प्रतीक है। यहां आप जो लिखेंगे वह उत्तर सीधे एक शब्द, अगर दुख नहीं लिखे आप न, रजनी किसका प्रतीक है? रजनी रात्रि ठीक किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। रात्रि तो ठीक है, दुख की पिछली रजनी बीच यानी दुख रूपी रात्रि,
यानी वह दुख का प्रतीक है। जो रात्रि है, मनुष्य में जो दुख रहता है वह सुख का नया सवेरा हो जाता है। तो रजनी किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। नवल और गात शब्दों का अर्थ लिखिए। नवल का अर्थ होता है नया, है ना, और गात माने शरीर। यहां जो दिया है गात का शरीर, ये बात दिया है। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे सकती है? मनु के। श्रद्धा इस कामायनी महाकाव्य के नायक मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही रोचक चैप्टर है। इसको जितना ही पढ़ेंगे उतना आनंद आएगा। तो जयशंकर प्रसाद ने यह जो श्रद्धा मनु लिखा था, तो श्रद्धा मनु चैप्टर से यह दिया गया है। 100% मेरा दावा है कि जयशंकर प्रसाद से यह पैराग्राफ, इस चैप्टर से कोई न कोई एक पैराग्राफ अवश्य रहता है। इसलिए इसको भली प्रकार से आप पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, इसको पढ़ने का आप प्रयास करें। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का। हाँ जी हाँ, विधा सहित लिखना है आपको। आपको किस तरह लिखना है? विधा सहित लिखना। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाओं को विधा सहित उल्लेख कीजिए। विधा क्या? कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, पोस्टकार्ड, डायरी, संस्मरण, ये विधा है। तो इन कवियों में से जिसका भी आप जीवन परिचय करिए, उनमें जो है पहले उनका साहित्यिक परिचय, तो जब आप लिखिए तो उनका साहित्यिक परिचय लिखिए। वासुदेव शरण अग्रवाल, ये हिंदी साहित्य के मूर्धन्य, दैदीप्यमान और श्रेष्ठ और क्या कहते हैं, उच्च कोटि के साहित्यकारों में गिने जाते हैं। इनका अगर आप लिखते हैं तो वासुदेव शरण अग्रवाल के लिख लें। इन्होंने पहले इनका साहित्यिक परिचय लिखे, फिर कृतियां जब लिखे, रचनाएं लिखे, तो निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, तो सबको क्रम से काली पेन से डालते हुए लिख करके तब चाहे। उसके बाद जो है इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी युग के नहीं बल्कि ये शुक्लोत्तर युग के, अथवा जिसका दूसरा नाम है छादोत्तर युग, उस युग के लेखक के नाम से जाने जाते हैं आप। और इन्हें हम ललित निबंधकार भी कहते हैं, इसको कभी आप भूलिएगा नहीं। जो कि यह 5 नंबर का आता है। 5 नंबर के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर स्वच्छ एवं सुंदर लेख में अगर आपने लिख दिया साहित्यिक परिचय और उनकी जो है विधा सहित रचनाएं, तो 5 में 5 आपका नंबर एकदम 100% है, उसे कोई काट नहीं सकता। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब आप यहां देखेंगे, पहला जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो कि द्विवेदी युग के एक कवि कहे जाते हैं। और मैथिली शरण गुप्त भी द्विवेदी युग के हैं। और छायावाद के महादेवी वर्मा एक कवित्री के रूप में जानी जाती हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन 3 में से अवश्य ही कोई न कोई आपका फंसेगा। 3 के तीनों आ सकता है, और नहीं तो इसमें से कोई न कोई एक कवि आपके आएंगे, और इनमें से आपको एक करना है। तो इनका साहित्यिक परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो कि प्रिप्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य लिखा, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। ये सब आप उसमें दिखाएंगे। खड़ी बोली का इनका महाकाव्य क्या है और उस पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, ये आधुनिक काल के क्या कहे जाते हैं, ये आधुनिक काल के सूरदास कहे जाते हैं। ये सब चीजें लिख करके उनको काली पेन से आप अंडरलाइन करिएगा। मेरे बताए द्वारा जो ट्रिक है, जो तरीके है, अगर आप अपना के देखेंगे तो मुझे प्रत्येक वर्ष जो है हर बच्चों से सलाह देंगे कि उनका वीडियो, उनका यूट्यूब अवश्य देखिएगा। तो आप जहां तक हो सके इसको आप अपनाएं और आप 100% अंक लाने का प्रयास करें। दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है महादेवी वर्मा। तो आप मैथिली शरण गुप्त, जो कि द्विवेदी युग के ये भी कवि हैं, साकेत जैसे महाकाव्य लिख करके इन्होंने जो है द्विवेदी युग में अपना स्थान कायम कर लिया। ये राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम राष्ट्र कवि पर विवाद है। प्रथम राष्ट्र कवि महाकाव्य भूषण को भी माना जाता है और मैथिली शरण गुप्त को भी माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने उपाधि दिया और महाकाव्य भूषण को जो है वो क्या जयसिंह दरबार, राजा के दरबार से दिया गया। इसलिए दोनों में से जो आपको यहाँ दिया गया तो प्रथम मान सकते हैं। इनका भी जब आप साहित्यिक परिचय लिखे और रचनाएं लिखे तो इनका काव्य
निबंध, नाटक, कहानी सब विधा सही दिखाएं आप। कहीं से एग्जामिनर का मन आपके प्रति खिन्न ना हो कि आपका नंबर काटे। छठवां प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों, एक पुस्तक चलती है कथा भारती। कथा भारती में 3 शीर्षक कितने ऐसे हैं जो कि आपका 100% क्वेश्चन उससे आता है। पंचलाइट, जिसके रचनाकार, जिसके लेखक हैं आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु, जिसका मेला आंचल भी है, जो कि ये आईएएस के सिलेबस में भी रखा गया, उसमें भी पूछा जाता है। तो पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार की है। इस कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये पंचलाइट कहानी आंचलिक कहानी है, ग्रामीण कहानी है। एक कहानी फणीश्वरनाथ रेणु को क्यों लिखना पड़ा, यह आप उसका उद्देश्य पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे। आंचलिक गांव के वह दशा को उन्होंने दिखाया है। गांव में जो भी कमियां है उसे कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए ने उस उद्देश्य पर प्रकाश डाल के दिखाया है। अथवा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखी, तो आप उसकी पूरी कहानी को समेट करके सुंदर स्वच्छ एक पेज में बढ़िया सा उसकी कथा वस्तु आप दिखा देंगे। 7वां क्वेश्चन जो आता है आपका वह है खंड काव्य, आलोक वृत्त खंड काव्य। ये जो प्रयागराज के विद्यार्थी हैं, प्रयागराज के इतर जो विद्यार्थी हैं यानी दूसरे जिले के विद्यार्थी, उनके यहाँ एक खंड काव्य दूसरा चलता होगा। कहीं रसमरथी चलता है, कहीं जो है आन का मान चलता है, लेकिन प्रयागराज के विद्यार्थियों का यहाँ मैंने प्रयागराज की पावन धरती से मैं यह क्वेश्चन आपके समक्ष बोल रहा हूं कि आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी जी का चित्रण कीजिए। तो प्रयागराज के जो विद्यार्थी हैं वो इनका करेंगे। और रसमरथी, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, अन्य डिस्ट्रिक्ट जिलों में जो है वह दूसरा पूछा जाता है। लेकिन प्रयागराज के विद्यार्थी आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु करें अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी का चित्रण। अगर आपको इच्छा कर दिया खंड काव्य गांधी का चित्रण करने के लिए, तो गांधी जी की जो क्वेश्चन जैसे आपको बताया गया है, प्रत्येक हेडिंग को लिख करके उनके स्लोगन, उनकी कविताएं काली काली पेन से बीच बीच में लिखें और उसकी व्याख्या करते हुए जाएं तो और अच्छा होगा। अब खंड ख में अभी तक मैंने आपके सामने 50 नंबर का यह जो है वीडियो आपको दिया। अब अगला जो है खंड व ख है वो भी 50 नंबर का है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला जो दिया गया है पढ़िए, ध्यान से पढ़ करके ये आप चयन करेंगे कि शीर्षक से लिया गया है, क्योंकि एग्जामिनर का सबसे पहले आपके साथ पॉजिटिव निगेटिव माइंड बनेगा। अगर आपने शीर्षक गलत लिख दिया तो अनुवाद कैसे सही कर सकते हैं, तो इसलिए शीर्षक जरूर सही होना चाहिए। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्यम गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुरस्य वर्तते किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत वांग्मय ददाति न तादृशी किंच दैन्यंत मूलभूतानाम, ये यहाँ मिस्टेक हो गया है, मूलभूतानाम मानवी गुणानाम यादृशी विवेचनाम संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये चाने के गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेने संजायन्ते। क्या कहते हैं, इसी का हिंदी अनुवाद आपको संदर्भ सहित लिखना है। प्रस्तुत अनुच्छेद, इसी को अनुच्छेद कहते हैं, गद्य को। प्रस्तुत अनुच्छेद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में संकलित संस्कृत भाषायाम संस्कृत साहित्यम, संस्कृत भाषायाम महत्तम शीर्षक से लिया गया है। यह जो पाठ लिया गया है संस्कृत भाषायाम महत्तम से। संस्कृत साहित्य सरसम, संस्कृत साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च, उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध सामर्थ्य और अद्वितीय सुनने में माधुर्य होती है। किम बहुना, बहुत क्या, क्या वह अधिक, चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र के निर्माण में जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है ना तादृशी वैसी अन्य नहीं। किंच दयंत, वैसा कुछ नहीं। मूलभूताना, मूलभूत मानवीय गुण जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में पाई जाती है नान्यत्र तादृश वैसी अन्य में नहीं। जैसे क्या कहते हैं, दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या से रही क्षमा, अन्य बहुत से गुण
इस साहित्य के अनुशीलन में संजोए रहते हैं। तो ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपको बताया गया ये 7 नंबर का है। 7 नंबर में 2 नंबर जो है आपका संदर्भ का है, 5 नंबर आपका अनुवाद का है। तो शीर्षक का नाम और संदर्भ आप सुंदर लिखने का प्रयास करें। देखें आगे चलते हैं। आधुनिक इसी तरह से ये भी है, ये पंचशील सिद्धांत से लिया गया है। आधुनिक जगत पंचशील सिद्धांत नवीन राजनीतिक स्वरूपम गृहीत वांतः एवं च व्यवस्थितम किम राष्ट्रम कस्य न्यास्य राष्ट्रस्य। तो ये पंचशील सिद्धांत से लिया गया है। इसमें से जो आपको रोचक लगे, जिस पर आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो, वैसे संस्कृत भाषायां महत्तम मदन मोहन मालवीय, ये सब चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है ख में दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो अनुवाद है यह श्लोक का है, वह अनुच्छेद का था, वो भी 7 नंबर का था, ये भी 7 नंबर का आता है। हमको क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित स्वच्छ एवं सुंदर लेख में लिखना है, यानी कोई बेक्रम से नहीं लिखना है। तो इससे जो है एग्जामिनर को बहुत सहूलियत मिलता है। दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का, किसी एक का संदर्भ सहित, तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित क्या है, यह सुभाषित रत्नान शीर्षक से लिया गया है। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या, ए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जाग जाओ, सुनो। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप ऐसे आराम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो इसका जो है विद्या का त्याग कर देना चाहिए। आपको हिंदी अनुवाद करना है, व्याख्या नहीं हेडिंग डालना है, अनुवाद डालना है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अब विद्या सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी ने सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेद विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, अब विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो आप इस श्लोक को समझे होंगे। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अब विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेद विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, अब विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। यह आपका एकदम एग्जैक्ट नंबर जो है 7 नंबर का मिल जाएगा। नीचे दिया है तो हमें जयंती महाभागा जन सेवा परायणा, जो लोग हमेशा जन की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे पुरुष, ऐसे कीर्तिमान पुरुष, उनको अपने मृत्यु और वृद्धावस्था से कभी डर नहीं लगता है। वे जो है, जो कीर्तिमान व्यक्ति हैं, ऐसे पुरुष जो देश की सेवा में, जन की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, उन यशस्वी पुरुष, यशस्वी मनुष्य को कभी जरा मृत्यु भयम, वृद्धावस्था और मृत्यु से कभी भय नहीं लगता है। ऊपर से नीचे का जो भी हो उसका अनुवाद आप कर सकते हैं। जी हाँ, यहां तक आपका गद्यगर्मा का शीर्षक से लिया गया है। ध्यान दे, बच्चे रात में प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं, भूल जाते हैं और प्रश्न उत्तर नहीं आता, बस यही अनुवाद पूछा जाता है। अब निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना, काम निकालना, यानी स्वार्थ सिद्ध करना, काम निकालना, स्वार्थ सिद्ध करना। तो इसको लिख करके काली पेन से उसका अर्थ लिख करके, उस काली पेन से उसका अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग आप जो है नीली पेन से लिख दीजिए। तो अपना उल्लू सीधा करना माने स्वार्थ सिद्ध करना। एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु के लिए, यानी बहुत सारे लोगों का प्रयास, एक ही वस्तु के लिए बहुत सारे लोगों का प्रयास करना। जैसे आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए सीट एक है, लेकिन कई हजार लोग प्रयास करते हैं। तो एक अनार 100 बीमार, कहते हैं फूल सूंघना। फूल सूंघना तो कभी कभी ये कंपटीशन में भी पूछता है, फूल सूंघना माने कम खाना। क्या लिखेंगे? कम खाना, न कि महक सूंघना, न कि महकना, है ना। तो होगा फूल सूंघना माने कम खाना। दांतों तले अंगुली दबाना, आश्चर्यचकित होना। इनमें से कोई एक, हाँ जी हाँ, कोई एक जो है लिख करके आप इसका अर्थ लिख देंगे। 2 नंबर, 1 नंबर अर्थ का, 1 नंबर
वाक्य प्रयोग का होता है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका संधि में स्वर संधि केवल है, स्वर में दीर्घ, गुण, यण, अयाद, वृद्ध नहीं है। इन चारों संधि को पढ़ना पड़ता, उन्हीं में से आपको है, लेकिन कभी कभी इतर एकाक संधि पूछ देता है, इसलिए मैंने एक अलग से डाल दिया है कि अगर पूछे तो पूछ सकता है। तो कहते हैं रमेश का संधि विच्छेद है रमधनेश, रमधनेश, रमाधनेश, रमाधनीश। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आपको बताया गया ये जो है रमाधनीश है, जहां भी तालव्य स, ये कौन सा स है? तालव्य स। जहां भी तालव्य स आता है संधि में तो ये बड़ी ई का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? तालव्य स आने पर तो बड़ी ई का प्रयोग करते हैं। अरे बड़ी ई नहीं बल्कि ये स का प्रयोग करते हैं। तालव्य स आ गया तो इसमें बड़ी ई का प्रयोग करें, जैसे गणेश, गणधनीश, महेश, महाधनीश, रमाधनीश, रमेश है ना, महेश, कमलेश है, कमलाधनीश, कमलेश। तो इस तरह से इसमें रमाधन ईश होगा। तो आगे कहते हैं हरिशेते। अगला है आपका मेरे, अगला आपका है, यह है कि इत्यादि हरिशेते का संधि विच्छेद है। हरिधन सेते, हरिधन सेते, हरिधन सेते। तो जो यह है हरे कलर का है, हरिश दंतस है, जिसमें लगा है हरिश में वो सही है। हरिश धन सेते, हरिश सेते क्या है ये? हरिश धन सेते। आगे कहते हैं इत्यादि का संधि विच्छेद, इति धन आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद अ ही विकल्प सही है, तो इत्यादि, इति धन आदि। आगे दूसरा प्रश्न आपका है, अब ये 10वें प्रश्न का ये पहला था, अब दूसरा, निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो इसमें जो लिखा है आत्मसु में विभक्ति और वचन बताइए। यह आत्मसु में विभक्ति और वचन है। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शब्द रूप आप में धातु रूप और शब्द रूप, शब्द रूप में संज्ञा और सर्वनाम आता है, धातु रूप आप में नहीं आता है। तो शब्द रूप आपको तैयार करना है, न कि धातु रूप। शब्द रूप में एक आत्मा का मैंने आपको दे दिया, आत्मसु में विभक्ति और वचन बताइए। तो आत्मसु में विभक्ति और वचन सप्तमी बहुवचन केवल एक होता है पूरे, उसमें आप देखेंगे आत्मा का जब पढ़ेंगे तो आत्मसु जो है वह सप्तमी बहुवचन होता है। 11वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करिए। ये आपके व्याकरण है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये 3 दिन में इतना व्याकरण पढ़ डालिए और इतिहास पढ़ डालिए कि आपको 100% अंक जो है गेन कर जाइए, इसके सिवाय एक भी नंबर आपका ना कटे। तो ये जो शब्द युग्म दिया है वह दिया अभिराम, अभिराम। अभी जो है राम में उपसर्ग लगा, राम की विशेषता को बढ़ा दिया तो सुंदर हो गया। अभिराम, विराम यानी लगातार, विराम माने रुकना, रुक करके, और अविराम माने निरंतर चलते रहना यानी लगातार, है ना। यहां बिना रुके भी दे सकता है विकल्प में, तो आप बिना रुके भी कर सकते हैं, लगातार या बिना रुके। तो सुंदर और लगातार। ख नंबर है अंबुज, अंबुदे 2 नंबर का आता है। अंबुज माने कमल, अंबुद माने बादल, जो जल में पाया जाता है, और जो बादल यानी द से बादल, और ध होता तो समुद्र। अब आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। वह शब्द क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? देखें, कपि का यहां हम देख रहे हैं, कपि माने बंदर, कपि माने बंदर, कपि माने भालू, है ना, और कपि माने सूर्य भी होता है, कपि माने सूर्य। ये इसके पूरे हो गए। अब द्विज माने पक्षी, द्विज का पक्षी भी होता है, द्विज का दांत भी होता है, और द्विज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज का चंद्रमा यानी जिसका दोबारा जन्म हो वो द्विज कहलाता है। सोच लीजिए किसका किसका दोबारा जन्म होता है, वे द्विज कहलाएगा। पक्षी, चंद्रमा, दांत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। आलिमाने सखी, आलिमाने सखी और आलिमाने भ्रमर, ये 2 अर्थ हो गए। तो किसी एक को उठा लीजिए आप, दोनों का लिखा है, किसी एक को उठा करके उसका अर्थ 2 लिख देंगे, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। हाँ, इसको अगर गलत किए तो सीधे 2 नंबर कट जाएगा, इस पर कोई विचार नहीं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन कीजिए जिसे जाना न जा सके। अगे
क्या हो गया? जिसे जाना न जा सके वो क्या कहलाया? अज्ञेय। आगे देखें, जिसके, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बहुत पूछा जाता है, जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय, है ना। जिसकी तुलना न की गई हो अतुलनीय होगा, लेकिन जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। जो आगे है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ये भी 2 नंबर का है। कौन में दोष नहीं होता? कौन में नहीं, यही बदलना है, कौन की जगह किस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किस में दोष नहीं होता, किस में दोष नहीं होता। तो यहां कौन की जगह आप किस में लगाएंगे? एक फूल की माला बनाओ। क्या कभी एक फूल की माला आप बनाए हैं? एक फूल की माला कभी खरीदे हैं? जी नहीं। फूल की एक माला बनाओ। किसकी? आप यहां पहले फूल लिखेंगे, फूल की एक माला बनाओ। महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यही आप मिस्टेक करते हैं, यह कवित्री गलत है, कवयित्री। बस यही शुद्ध कर देंगे तो आप 1 नंबर पा गए। हो सकता है महादेवी वर्मा हिंदी की विद्वान कवित्री हैं, तो विद्वान की जगह आप क्या लिखेंगे? विदुषी। विद्वान की जगह महिलाओं के लिए, कवित्रियों के लिए विदुषी लगता है। तो यहां ध्यान देंगे, यह गुलाब का फूल है, यह गुलाब का फूल नहीं है, यह गुलाब है। क्या है? यह गुलाब है। यहां आपको फूल नहीं लगाना पड़ेगा। आगे जरा ध्यान दें आप, आगे ये करना है कि दिया है 12वें में का प्रश्न है, संयोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भरत मुनि ने रस को 8 कहा है, अन्य रसवादी कवियों ने 9 माना है, कुछ नहीं 11 माना है। तो यहां जो है 8 रसों में पहला जो है वह श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को संभोग श्रृंगार भी कहते हैं। अब यहां संयोग श्रृंगार का एक कोटेशन हम आपको बताते हैं, प्रेमी प्रेमिका का। अगर आप सुन करके इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करके कॉपी में पहले कोटेशन लिखिएगा। प्रेमी प्रेमिका का, प्रेमी प्रेमिका का युगल, प्रेमी युगल जब, सॉरी देखिए ध्यान से, प्रेमी युगल जब मधुमास मनाते हैं, प्रेमी युगल जब मधुमास मनाते हैं, विद्वानों की परिभाषा में संयोग श्रृंगार कहलाते हैं। प्रेमी युगल जब मधुमास मनाते हैं तो विद्वानों की परिभाषा में संयोग श्रृंगार कहलाते हैं। तो अब यहाँ प्रेमी और प्रेमिका अर्थात नायक नायिका के मिलन का जहां वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार कहा जाता है। प्रेमी युगल जब मधुमास मनाते हैं, विद्वानों की परिभाषा में संयोग श्रृंगार कहलाते हैं। इसका उदाहरण आप दे दें, कौन हो तुम बसंत के दूध बिरस पतझड़ में सुकुमार, कौन हो तुम बसंत के दूध बिरस पतझड़ में यत सुकुमार, है ना। तो ये दे दे, या लता ओढ़ तब सखन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने। जो भी संयोग श्रृंगार का उदाहरण हो उसको आप दे सकते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, साओ करे भवन हटे दैन कहे नट जाए, ये भी दे सकते हैं। दूसरा मेरे प्यारे करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो करुण रस से संबंधित परिभाषा आप शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव से जिस रस की निष्पत्ति होती है वह करुण रस कहलाता है। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फनसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बना के तुमने क्या न्याय किया तुमने जगदीश। यह उदाहरण दे सकते हैं। तो आपको जो अच्छा उदाहरण लगे उसको आप बढ़िया से लिख सकते हैं। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार को 2 भागों में बांटे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यमक अलंकार का देखिए यहाँ, कहते हैं कि जहां एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, जहां एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे अब उदाहरण क्या लिखेंगे, हरि बोला, यानी शब्द जहां एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं वहां यमक अलंकार होता है। कहते हैं हरि बोला हर ने सुना हरि गयो हर के पास, हरि बोला हर ने सुना हरि गयो हर के पास, जब हरि हरि में गया तो हरि हो गया निराश। तो हरि 3 बार आया है, हरि शब्द
3 बार आया है। पहले हरि का अर्थ होगा मेढक, दूसरे हरि का अर्थ होगा सर्प, तीसरे हरि का अर्थ होगा जल। हरि बोला, हर ने सुना, यानी मेढक ने बोला और सर्प ने सुना। और उसके बाद हर बोला, हर ने सुना, हर गयो पास। जब सर्प मेढक के पास गया तो हर बोला, हर ने गया, हर गयो हर के पास। जब हरि हर में गया, मेढक जल में चला गया तो सर्प निराश हो गया। तो तीसरे 3 में से एक हरि का अर्थ होता है मेढक, दूसरे का होता है सर्प, तीसरे का होता है जल। यहाँ एक ही शब्द 3 बार आया है, 2 से अधिक बार आया है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। आगे ऐसे ही आपका कहते हैं उपमालंकार। उपमालंकार में कहते हैं कि यह उपमालंकार यह है, उपमालंकार में जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किया जाए, उसके गुण धर्म आदि के आधार पर किया जाता है, वहां उपमालंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, या हर पद कोमल कमल सा से सी आ जाए तो उपमालंकार। जहां सा से सी सरिस, पीपर पात सरिस, है ना, तो जहां सा से सी सरिस आ जाए वहां उपमालंकार होता है। दोहा छंद, अब यहां ध्यान देंगे, छंद में दोहा चौपाई, सोरठा कुंडलिया है, लेकिन दोहा चौपाई में से कोई न कोई एक आपको मिल जाएगा। तो दोहा अर्थ सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। मात्रा लगाकर, उदाहरण लिख करके मात्रा लगाएंगे। क्या पूरे हनुमान चालीसा जो है, हनुमान चालीसा के प्रारंभ में श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण और रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी आपका दोहा है। क्या कहते हैं? कहते हैं विनय न मानत जल जड़ा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होन प्रीत। ये दोहा है। तो दोहा लिख करके उसका मात्रा लगाएंगे। चौपाई पूरे हनुमान चालीसा चौपाई में है। और कबीर के दोहे, रहीम के दोहे और जो है रामचरितमानस चौपाई में है। तो ये सब उदाहरण आप ले सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बने रहिए। देखिए आपको अंत में क्या मिलता है। अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका के अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए, अथवा किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक या प्रवक्ता के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। इन दोनों प्रार्थना पत्र में से ऊपर वाले प्रार्थना पत्र को सुंदर लेख में दिनांक सहित बढ़िया से आप पूरे बिंदु कामा सब पर ध्यान देके लिख देंगे, निश्चित रूप से ये अच्छा नंबर आपको दिलाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन आपका है, जो कि कम से कम आधे घंटे 25 मिनट में लिखेंगे। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में लिखिए। विज्ञान वरदान अभिशाप, वाह, ये साइंस के छात्र हैं। सामान्य हिंदी विज्ञान तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। विज्ञान वरदान है अभिशाप, इस पर कोटेशन डाल करके आप बढ़िया 5 पेज 6 पेज 7 पेज लिखते चले जाइए। और भ्रष्टाचार निवारण, भ्रष्टाचार यह देश से कैसे भाग सकता है, ये सब कई साल से सुन रहे हैं और उसको आप भली प्रकार लिख सकते हैं। आतंकवाद समस्या एवं समाधान, आतंकवाद हमारे आपके लिए समस्या है, उसका निजात भी है, समाधान भी है। इसको पढ़ करके उसको आप लिखेंगे। मेरे प्रिय साहित्यकार जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, किसी पर भी लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके समक्ष ये मैंने जो अभी आपको ये सारे 100 नंबर के आपको हिंदी मॉडल प्रश्न पत्र प्रस्तुत किया है, यह आप अभी लग जाइए और अभी आपके पास 3 दिन 4 दिन जो समय दिया गया है, इसको आप भली प्रकार से पढ़ करके व्यवस्थित करें। यह आपके लिए और आपके सगे संबंधी एवं आपके समकक्ष जो भैया आपके साथ पढ़ते हैं, उन सबको भी यह अपना वीडियो यानी शेयर करें, बताएं कि एक अच्छा मॉडल प्रश्न पत्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत धमाका लिए हुए आज आपके सामने शाम को लेकर पहुंचेगा। और यह प्रश्न पत्र सुंदर स्वच्छ लेख में और यह मॉडल प्रश्न पत्र आपको 100% अंक दिलाने का ज्वाला देवी इंटर कॉलेज सरस्वती विद्या मंदिर सिविल लाइन से हरे कृष्णा त्रिपाठी का यह 100% दावा है कि आप इस तरह के प्रश्न पत्र पढ़ने से आपको 100% अंक मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी विद्यार्थियों को रात्रि का नमस्कार, सुप्रभात।